नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन यानी कि इज़राइल और हमास के बीच में एक युद्ध विराम हो तो गया है। ऐसा कहते हैं कि युद्ध विराम हो गया है, लेकिन उस युद्ध विराम के बाद की सिचुएशन क्या, आपको ये बात पता ही होनी चाहिए कि फ़िलिस्तीन जो क्षेत्र कहा जाता है वो इज़राइल का ऑटोनॉमस क्षेत्र है और 1990 में इज़राइल ने उसको ऑटोनॉमस क्षेत्र बनाया था और एक वहाँ पर पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी बिठाई थी जिसको PNA कहते हैं। पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी जिसके पास गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक एरिया और कुछ एरिया ईस्ट यरूशलेम का, ये क्षेत्र मिलाकर वो स्थान बना हुआ है और उनको उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अधिकार है। वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और याद रखने की बात है कि ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है ये 1994 में बनी थी और इसको हम कहते हैं गाज़ा जेरिको एग्रीमेंट। पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन PLO और गवर्नमेंट ऑफ इज़राइल के बीच में सहमति होकर एक 5 साल के लिए इंतरिम बॉडी बनाई गई थी कि भाई ये उसको देखेगी। जैसे मैंने कहा कि एक ऑटोनॉमस क्षेत्र बनाया गया था, लेकिन इस अथॉरिटी की जो सैंक्शन है वो PLO और इजरायली बॉडी के द्वारा दी गई, इंतरिम रूप से दी गई। लेकिन वहाँ पर जॉर्डन और दूसरे इस्लामिक कंट्रियों के इंटरवेंशन की वजह से उस ऑटोनॉमस क्षेत्र में इस्लामिक चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमास कहते हैं, हमास विकसित हो गई। हमास इतनी विकसित हो गई कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जिसको पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी कहते हैं, जिसको इज़राइल ने सैंक्शन दे रखी है, वो अथॉरिटी वहाँ डिफंक्टेड होती चली गई और हमास जो एक आतंकवादी संगठन है वो आतंकवादी संगठन उसमें बढ़ता चला गया। अब आप सोचिए कि पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी जिसको कहिए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसको कहते हैं, जो 1994 में बनी, 1990 के एग्रीमेंट के बाद इजराइल और PLO ने, जिसको पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको सैंक्शन करके बनाया था या एग्रीमेंट के तहत बनाया था, वो चल नहीं पा रही है। उसको इजराइल से सैंक्शन चाहिए होती है। उसको कोई भी अगर अपने यहाँ कानून पास करना है, कोई काम करना है, तो उसको इजराइल से अनुमति चाहिए होती है, तभी वो बनाती है। हालांकि वो ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन वो ऑटोनॉमस क्षेत्र भी है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर इजराइल का कब्जा है, इसलिए इजराइल से उसको हर बात के लिए पूछना पड़ता है। हमास अगर अगर फिलिस्तीनियन अथॉरिटी इजराइल से लड़ने का प्रयास करेगी तो इजराइल उसको भंग करके उस पर अपनी अथॉरिटी बैठा देगा। इसलिए फिलिस्तीनियन अथॉरिटी तो कुछ नहीं कर सकती। पीछे से बैकहैंड से, जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म खड़ा होता है, वैसे ही हमास जैसे बड़े मिलिटेंट संगठन वहाँ खड़े हो गए और हमास ने दुनिया भर से, जो इस्लामिक चरमपंथ के ठेकेदार संसार के हैं, उन दुनिया भर से हथियारों को लेना, हथियारों की तैयारी करना और ये सब कुछ करके इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। ईद के समय पर हमला किया। ईद के समय से मतलब है कि रमज़ान के महीने में हमला किया। अब कोई ये कहे कि हमास ने रमज़ान में हमला किया, वो तो अल्लाह का काम है, लेकिन इजराइल ने हमास को नष्ट किया, वो ठीक नहीं है। वो रमज़ान के समय पर शांति बहाल रखनी चाहिए, शांति के दूत होते हैं, उस समय अल्लाह ज़मीन पर होते हैं, उस समय बहुत सारे वो पवित्र महीना होता है। तो सबसे पहला जो लोग भी समझाना चाहते हैं उनको समझाना चाहिए हमास को कि भाई जिस समय ये रमज़ान का महीना चल रहा था, रमादान के महीने में उनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। वो लोग वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। ईद के समय पर अल अक्सा मस्जिद, जो कि ओरिजिनली यहूदियों का स्थान है, इब्राहिम के नाम से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का स्थान है, जहाँ से यहूदी जन्म होता है, तो फिर उन स्थानों पर अपनी नमाज पढ़ने की अगर इजराइल ने अनुमति दे रखी है तो आप उस पवित्र स्थान पर नमाज पढ़िए, ना कि वहाँ आतंक फैलाइए। अगर आप आतंक फैलाते हैं तो आप स्वयं में इस्लाम के विरोधी हैं और इस्लाम का विरोध कर रहे हैं।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मैसेज का विरोध कर रहे हैं और उस स्थान का विरोध कर रहे हैं जिस स्थान पर वो मस्जिद बनी हुई है। लेकिन हमास ने हमला कर दिया, रॉकेट छोड़ दिए। इज़राइल के पूरे युद्ध में 12 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 2 भारतीय भी थे, एक प्योर भारतीय और एक अर्ध भारतीय जिसको कहते हैं, 2 भारतीय भी थे। अब 12 लोग तो इज़राइल के मरे, लेकिन इज़राइल ने जो घमासान युद्ध किया और हमास के ठिकानों को, याद रखिएगा, फ़िलिस्तीन पर हमला नहीं किया है इज़राइल ने हमला किया है हमास पर। और हमास की जो टनल्स बना रखे थे, जो उन्होंने बंकर बना रखे थे, जो उन्होंने स्थान बना रखे थे, उन स्थानों पर हमला करके हमास के आतंकवादी संगठनों को समाप्त करने के लिए इज़राइल ने वहाँ युद्ध किया। 11 दिन चले इस युद्ध में लगभग 300 से 400 हमास के जो आतंकवादी हैं जितने रहे होंगे उनको समाप्त किया। और हमास के आतंकवादी चूंकि सिविलियन एरिया में घुस गए, इसलिए इज़राइल के इस हमले में सिविलियन एरिया का का बहुत नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो इज़राइल के ही मातहत आती है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने जो अनुमति दी या जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के अनुसार वहाँ लगभग 15,000 घर तो पार्शली नष्ट हुए हैं और लगभग 4,000 घर, आप सोच सकते हैं कि 4,000 घर टूट गए हों, बिल्कुल जड़ से डिस्ट्रॉय हो गए। और लगभग 15,000 घर पार्शली कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उनका नुकसान हुआ है। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इज़राइल की सैंक्शन से, उनकी अनुमति से ही बनी हुई है, वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इस समय क्लेम कर रही है कि पैलेस्टीन के अंदर इतना नुकसान हो चुका है, सिविलियंस भाई बह हो चुके हैं, सिविलियंस के बीच में असंतोष फैल चुका है, सिविलियंस का जिंदा रहना मुश्किल है। यहाँ तक कि परिवार में अगर 11 सदस्य थे तो किसी किसी परिवार में 8-8 सदस्य मर गए हैं जहाँ हमास रुका था। हालांकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ये नहीं कहती कि हमास वहाँ पर रुका था, लेकिन इज़राइल का ऐसा कहना है कि हमास के आतंकवादी अगर सिविलियन एरिया में छुपते हैं तो इससे बड़ी कायरता और कोई नहीं हो सकती। उनको अगर लड़ना है तो उनको सेना से सीधा लड़ना चाहिए, ना कि वो सिविलियन एरिया में टनल बनाएं, सिविलियन एरिया में छुपने का प्रयास करें, सिविलियन एरिया में छुपकर पीछे से हमले करें। अब विश्व समुदाय इस समय बहुत चिंतित है गाज़ा पट्टी को लेकर। गाज़ा पट्टी में यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप इस समय वहाँ जा रहा है और उसने आग्रह किया है हमास के लोगों से भी और इज़राइल की सेना से भी या इज़राइल सरकार से कि भाई इस समय सीज़ फायर कर दो। वहाँ जो हताहत सिचुएशन है, जो सिविलियंस मर रहे हैं या जो सिविलियंस परेशान हो गए हैं, कोविड के अस्पताल टूट गए हैं, एक ही कोविड का हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। आपने 15-15, 17-17 मंजिल की बिल्डिंगें गिरा दी हैं, जिनके गिराने की वजह से लोग बेघर हो गए हैं। कमर्शियल सेंटर पूरे नष्ट हो चुके हैं। अल जजीरा जैसे चैनलों का ऑफिस जड़ से समाप्त हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको एटलीस्ट ये तो देखने दीजिए वहाँ पर कि सिविलियंस का क्या हाल है और सिविलियंस को कुछ देना है कि नहीं देना है, सिविलियंस की मदद इस समय किस प्रकार की जाए। हालांकि इज़राइल ने एक मानवता का व्यू दिखाते हुए विश्व भर की अपीलों के बाद, मैं बार बार कह रहा हूं कि विश्व भर की अपील, ना कि इज़राइल पर दबाव, क्योंकि इज़राइल अगर दबाव मानता तो ओआईसी ने बैठक की थी और उन्होंने सबने धमकाया था ओआईसी इज़राइल का कुछ नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि 6 दिवसीय बार 1967 का हुआ था, 6 दिवसीय युद्ध हुआ था। उस 6 दिवसीय युद्ध में सब अरब देशों के लगभग समर्थन से लड़ रही सेनाएं हार गई थी और गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम उसी युद्ध में इज़राइल के कब्जे में आ गया था, जो कि वो जॉर्डन का हिस्सा हुआ करता था। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, ये बता रहा हूँ कि इज़राइल किसी के प्रेशर में नहीं आया, बल्कि इज़राइल से पूरे विश्व ने, भारत सहित पूरे विश्व ने डीएस्केलेशन की
रिक्वेस्ट की थी और डी एस्केलेशन की रिक्वेस्ट इसलिए की थी कि सिविलियंस मारे जा रहे हैं। इजराइल ने इस सभी रिक्वेस्ट के बावजूद, जो बाइडन की अपील के बावजूद, उसने कहा था कि हम तब तक रुकने वाले नहीं हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने कहा हम तब तक रुकने वाले नहीं हैं जब तक कि हम हमास को नस्तेनाबूद नहीं कर देते, और जितना एक्शन करने की हमको ज़रूरत पड़ेगी तब तक हम वहाँ पर हमले करते रहेंगे, विश्व के दूसरे कंट्रियों से बात करने के बावजूद। जैसे जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उनको फ़ोन करके कहा कि क्या सिचुएशन है, तो ऐसा दिखने में आया कि जिस दिन उनकी बात हुई उस दिन हमले और तेज़ हो गए, और उन्होंने जहाँ अगर 100 रॉकेट लॉन्चर छोड़ते थे या मिसाइल छोड़ते थे, वहाँ 500 छोड़नी शुरू कर दी। तो विश्व इस बात को लेकर बड़ा परेशान हो गया कि आखिर ऐसा क्या है कि जो बाइडन से बात होने के बाद और तेज़ी से हमले करने इजराइल ने शुरू कर दिए। हालांकि इजराइल ने उस दिन भी कहा था कि जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होता, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशनों को समाप्त करने का मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता, तब तक इजरायली फ़ौजें रुकने वाली नहीं हैं। उसके बाद जब बाइडन की बात मानने से मना कर दिया तो विश्व ने कहना ही मना कर दिया। विश्व के कहने मना करने के बाद जिस समय इजराइल को ये एहसास हुआ कि अब हमास जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जड़ से समाप्त हो चुके हैं और अब उनको उभरने में 2-4-10 साल लगेंगे, उसके बाद उन्होंने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि अब सीज़ फायर घोषित कर दिया जाए। इजराइल ने इन परिस्थितियों में सीज़ फायर घोषित करके मानवता का परिचय दिया है कि सिविलियंस, बच्चे, महिलाएं जिनकी आड़ में हमास लड़ रहा था, वो उनकी मदद होनी चाहिए, उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, उनको मेडिकल सप्लाई होनी चाहिए, और उनकी जो भी जिस प्रकार की भी मदद संसार कर सकता है या संसार की तरफ से होनी चाहिए, वो सभी प्रकार की मददें उसको मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी जो बाइडन की स्टेटमेंट आया या चाइना ने कहा था 2 स्टेट थ्योरी ही इसमें कामगर है। अब मैं आपको बताता हूँ 2 स्टेट थ्योरी क्या है। ये जो इजराइल है ना, जिसने जॉर्डन का वो हिस्सा जीत लिया था, जिसको जीतने के लिए जॉर्डन जब चला तो उसको लगा कि हम इजराइल को समाप्त कर देंगे, क्योंकि यहूदी भूमि पर हमारा शासन 800 वर्षों तक रहा है और 1000 वर्ष तक इजराइल के लोग संसार में भटकते रहे, स्टेटलेस लोग रहे हैं, भारत में जाकर बसे और भारत से लौट कर आए हैं, अमेरिका में जाकर बसे, अमेरिका से लौट कर आए। इनको स्टेट में इस्टेब्लिश नहीं होने देना है, इसलिए इन लोगों ने मिलकर इजराइल नया नया बना था तभी युद्ध कर दिया था। लेकिन इजराइल थोड़ा बहुत तो उस समय प्रिपेयर्ड था, और बाद में जब उसको लगा कि ये हमें जीने नहीं देंगे तो मरता क्या ना करता, उसने सही से तैयारी करके रखी थी और अंतिम क्षण तक उनको मारने के लिए वो तैयार बैठ गए। और उन्होंने एक फार्मूला बनाया कि युद्ध और जंग में सब जायज़ है। जो फार्मूला मुसलमानों ने दिया कि युद्ध और जंग में सब जायज़ है, वो इजराइल ने अडॉप्ट किया, और उन्होंने तब तक ना रुकने की कसम खाई जब तक कि उनका कॉज पूरा ना हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो हिस्सा अरेबियन था, यानी कि जॉर्डन और इजिप्ट का होना चाहिए था या था बंटवारे के समय 1948 में, वो हिस्सा जब कब्जा कर लिया इजराइल ने, तो उस हिस्से पर एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अलग से बिठा दी। जैसे मैं कहूँ कि पाकिस्तान ने भारत के जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा कर लिया, एक आधे हिस्से पर, आधे या आधे से ज़्यादा, और वहाँ पर एक स्वतंत्र सरकार बैठा दी जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एक स्वतंत्र सरकार बना दी, और ये कहना शुरू कर दिया कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में है, आपका जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो हमारे हाथ में है, आपकी जो सिक्योरिटी है वो हमारे हाथ में, बाकी आप ऑटोनोमस क्षेत्र हैं, आप चलाइए उसको। अब ये ऑटोनोमस क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे तैयार हो जाएं जो ये कहें कि नहीं, हम तो तुम्हारे विरुद्ध खड़े होंगे और अब पाकिस्तान को निस्तेनाबूद कर देंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर इस एरिया से युद्ध होता है तो फिर ऐसे में पाकिस्तान भी उस एरिया में पनप रहे आतंकवादियों को समाप्त करेगा। हालांकि ये सिचुएशन मैं सिर्फ एक इलस्ट्रेशन की तरह बता रहा हूँ, ये सिचुएशन दूसरी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान स्वयं वहाँ आतंकवादी पैदा कर रहा है, और चूँकि स्वयं पाकिस्तान स्टेट जिहादी स्टेट है, इसलिए वहाँ ये समस्या नहीं आने वाली। लेकिन ऐसी समस्या अगर पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्से में आ जाए या संसार के किसी भी हिस्से में आ जाए जो इलीगल कब्जा करके रखा हो या युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में
अगर इज़राइल उस क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है तो उसने एक वहाँ पर लोकल अथॉरिटी बिठा दी 1994 में कि भाई आप अपना इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह चलाइए और हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। लेकिन हमास वहाँ इस्टेब्लिश हो गया। तो अब ये कहना है पूरे विश्व के या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का कि भाई टू स्टेट थ्योरी ले आओ, ये जो फिलिस्तीनियन एरिया है इस फिलिस्तीन को एक स्टेट बना दो, एक कंट्री बना दो और इसको इजराइल के प्रभाव से हटा दो। अब आप सोच कर देखिए कि जब ऑटोनॉमस क्षेत्र बनाया था तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उसको संभाल नहीं पाई। जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उसको संभाल नहीं पाई तो फिर और हमास का प्रभाव वहाँ बढ़ता रहा, आतंकवाद वहाँ बढ़ता रहा और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी सब्जेक्ट टू हमास हो गई। अब देखिए सरकार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है पैलेस्टीन अथॉरिटी का, नेशनल पैलेस्टीन अथॉरिटी जिसको कहते हैं PNA, पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी कहते हैं। तो सरकार वहाँ पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी की, लेकिन आपने पूरे युद्ध के दौरान कहीं पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी सुना क्या आपने सुना है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी कोई चीज़ है जो वहाँ सरकार चलाती है, जिसका एक फॉरेन मिनिस्टर, जिसका एक मिनिस्टर है, जिसके होम मिनिस्टर हैं, जिसका जैसे स्टेट की गवर्नमेंटें होती हैं वैसा पूरा सिस्टम है। अब युद्ध तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वर्सेस इसराइल नहीं चल रहा था, युद्ध तो हमास वर्सेस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का चल रहा था और इसको युद्ध की संज्ञा न दें तो अच्छा होगा। ये तो हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को समूल नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही थी और हमास जैसे संगठन को समाप्त करना इजराइल का अधिकार है। ये तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ही समाप्त कर देना चाहिए था कि वो उनके यहाँ हमास जैसे आतंकवादी संगठन न उभर पाएँ, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया क्योंकि इस्लामिक चरमपंथ के आगे स्टेटहुड फेल हो जाती है एक स्टेज पर जाकर। ये आप अगर देखना चाहें तो ये पाकिस्तान में देख सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार चलाना चाहती है, लेकिन वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स फॉरेन पॉलिसी में इंटरवीन करके और फ्रांस के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवा दिया। पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है, यूरोपियन यूनियन ने उनके साथ व्यापार रोक दिया और विश्व ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रमज़ान के समय पर पाकिस्तान सरकार के लोगों को और वहाँ के जो पुलिस अथॉरिटी रहती है उनकी हत्याएं और उनको बंधक बनाया। पाकिस्तान में तो अंदर किसी प्रकार का इजरायली ग्रुप नहीं था, लेकिन इस्लामिक चरमपंथ इतना हावी हो चुका है संसार पर कि इन मुल्ला मौलवियों ने उनको ऐसी थ्योरी समझाई कि वो स्टेटहुड को भी मानने को तैयार नहीं है, राज्य की सरकारों को मानने के तैयार नहीं है, चुनी हुई सरकारों को मानने को तैयार नहीं है और वहाँ के संविधानों को मानने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ की व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सेम वैसे ही पैलेस्टीन के अंदर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो अपना संवैधानिक ढांचा बनाया या जो इंटरनल ढांचा बनाया, उस ढांचे के ऊपर हमास प्रिवेल कर गया। और जिस समय हमास ने इजराइल पर हमला किया तो लोगों ने संसार के में इन लोगों ने ये मैसेज दिया कि ये इस्लाम के ऊपर हमला कर दिया, ये पैलेस्टीन के ऊपर हमला कर दिया। ये कोई हमला पैलेस्टीन के ऊपर नहीं था, ये हमास के ऊपर हमला था और इसमें विजय पूर्ण रूप से इजराइल की हुई है। इजराइल ने जिस समय उसको नष्ट कर दिया तो ये सोचने की बात है कि इजराइल ने ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाई थी और इजराइल ने ही पैलेस्टीन में एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, इजराइल ने ही वहाँ सरकार बनाकर दी थी, इजराइल ही उनके एक्सटर्नल अफेयर्स डील करता है, इजराइल ही वहाँ सिक्योरिटी डील करता है। तो इजराइल फ़लस्तीन को क्यों ख़त्म करेगा? इजराइल फ़लस्तीन अथॉरिटी को क्यों समाप्त करेगा? वहाँ के सिस्टम जब इजराइल ने ही बनाया है तो इजराइल उसको क्यों समाप्त करेगा? लेकिन जब हमास जैसे संगठन हावी हो जाएंगे तो ये इजराइल नेशनल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी भी बनती है कि उनको समाप्त करे और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को रीस्टैब्लिश करे। अब इस समय जब हमास समाप्त हो गया तो फिर से सामने जो अथॉरिटी आई वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सामने आई है और वो ही विश्व के साथ कम्युनिकेट कर रही है, नुकसान के बारे में बता रही है। ये दूसरा प्रकरण आप इसका और समझ सकते हैं। अफगानिस्तान में एक चुनी हुई सरकार है लेकिन वहाँ तालिबान हावी है। अब अफ़गानिस्तान में तो कोई इजराइल नहीं है, लेकिन तालिबान इतना हावी हो गया कि उसने अफ़गानिस्तान में सरकार पीछे ज़हीर शाह की गिरा दी और सरकार गिराने के बाद उसने उस पर कब्जा कर लिया और तालिबानियों की सरकार बना दी अमेरिका के कब्जा करने से पहले। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका जो बहुत दूर बैठा है उसको तालिबान सरकार गिरानी पड़ी।
तालिबानियों को नष्ट करना पड़ा, और तालिबानियों को नष्ट करके वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल अथॉरिटी है, उस लोकल अथॉरिटी को वहाँ बिठाना पड़ा। और अब जब अमेरिका वहाँ लोकल अथॉरिटी बिठाकर जा रहा है, बाकायदा चुनाव करवा दिया है, तो तालिबानियों ने फिर से आतंक मचाना वहाँ शुरू कर दिया है। यानी कि तालिबान का कहना है कि अमेरिका अगर चला गया तो हमको इस लैंड पर कब्जा करना है और इस्लामिक चरमपंथ स्टाइल में अफगानिस्तान चलाना है। इससे अफगानिस्तान की जो नेशनल गवर्नमेंट है वो भी बड़ी घबराई हुई है। वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है और वो कह रही है कि जो अफगानिस्तान तालिबान है उसको कहीं से अगर पूरा प्रशय मिला है तो वो पाकिस्तान से मिला है। इसलिए इसको इस संदर्भ में लेना चाहिए कि किसी भी इस्लामिक नेशनल अथॉरिटी में, किसी भी कंट्री में, वहाँ का जो चरमपंथ हावी होता है और चरमपंथ हावी होकर उस नेशनल गवर्नमेंट को, जो इस मुस्लिम सरकार ही है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम सरकार ही, उसको भी वो नष्ट कर देता है। तो उसको नष्ट करने, उसको फिर से रीस्टैब्लिश करने के लिए अमेरिका या रशिया को कूदना पड़ता है और कूदकर उन आतंकवादी संगठनों को समूल समाप्त करके और पुनः वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिठाते हैं। सेम हमास की सिचुएशन में भी है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बैठी हुई है जो इजराइल ने बैठाई, उसके ऊपर हमास हावी हो गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी खुश हो रही होगी कि अच्छा हुआ कि ये ख़त्म हुआ, लेकिन वहाँ जो अव्यवस्था फैल गई, इकोनॉमिक जो सर्विलेंस आ गया और जो डेमोलिशन हुआ, उससे ज़रूर वो चिंतित होंगे। लेकिन हमास के खात्मे से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। नुकसान अपनी जगह है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह है। और अब अगर ये कहा जाए कि वो अलग स्टेट बन जाएगा तो अलग स्टेट अफगानिस्तान भी बना, अलग स्टेट पाकिस्तान भी बना। इन अलग स्टेटों में क्या हमास जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और वो क्या स्वयं समाप्त कर पाएंगे? तो मुझे लगता है और ख़तरनाक सिचुएशन बनेगी और इजराइल को कभी ना कभी उस पर हमला करना ही पड़ेगा अगर अलग स्टेट भी बना दिया गया, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ हमास जब काम कर रहा है, जब आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, तो उन संगठनों को कौन कंट्रोल करे, इसके लिए विश्व को एक साथ आना ही होगा और विश्व को ये विचार करना ही होगा कि इस्लामिक चरमपंथ जड़ से समाप्त हो, वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो। और इस्लामिक चरमपंथ तभी समाप्त हो सकता है जब इन मुल्ला मौलवियों को बिल्कुल वैसे जैसे खिलाफत को अंग्रेज़ों ने 1924 के पहले डिरिकॉग्नाइज कर दिया था, वैसे ही मस्जिदें, मुल्ला और मौलवियों की जो स्पीचें हैं, इनके जो प्रभुत्व है, जैसे कभी रूल ऑफ चर्च को समाप्त किया गया था वैसे ही रूल ऑफ मॉस्क समाप्त करना पड़ेगा। अगर रूल ऑफ मॉस्क समाप्त न किया तो ये समस्या कभी भी सॉल्व होने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात पर पूरे संसार को विचार करना ही होगा। आज नहीं तो कल, 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद या 500 वर्षों बाद ये करना ही पड़ेगा। जैसे खिलाफत को समाप्त किया वैसे रूल फ्रॉम मॉस्क समाप्त करना पड़ेगा। मस्जिदें जड़ से समाप्त करनी पड़ेंगी, मदरसे जड़ से समाप्त करने पड़ेंगे। और ये कहा जाएगा अगर आप इबादत करना चाहते हैं तो अपने घरों से कीजिए, आपको कोई गाइड करने वाला, मिस गाइड करने वाला नहीं होना चाहिए, तभी ये स्ट्रक्चर बचा सकता है। ये काम यूएई ने शुरू कर दिया है। यूएई ने अपने यहाँ जितने पाकिस्तानी या भारत से या बांग्लादेश से जो वहाँ मुल्ला मौलवी थे उनको डीरिकॉग्नाइज करके अपने देश वापस करने के आदेश दे दिए। ये काम सऊदी अरबिया ने भी शुरू कर दिया कि इन देशों से जो लोग वहाँ मुल्ला मौलवी थे उनको डीरिकॉग्नाइज करके उनको वापस कर दिया गया है। या इस प्रकार के मुल्ला मौलवी जो भड़काने का काम करते हैं, जो इस्लाम के नाम से गलत तरीके से लोगों को आत्मघाती दस्ता बनने के लिए मजबूर करते हैं, उनको ब्रेन वॉश या उनको हिप्नोटाइज करते हैं, इन लोगों को जड़ से समाप्त करना ही होगा। केवल निकाह के लिए काजी, सरकारी काजी से मतलब एक रजिस्ट्रार बिठा दीजिए और उसके अलावा जिसको इबादत करनी है वो अपने घर में करे। मदरसे की पढ़ाई बंद करिए और मस्जिदों में नमाज के समय पर ये एकत्रीकरण और उस पर ये नेतागिरी जो मुल्ला मौलवी वहाँ करता है वो समाप्त करना ही एक उपाय है। नहीं तो 2 स्टेट नहीं, आप कई एक स्टेट बना लीजिए, उससे आपका सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच।